डिफिकल्ट है समझने में, पहले समझ में थोड़ा धीरे से धीरे आता है लेकिन फिर आसानी से क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो अब आप मोलालिटी है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। आज बहुत अच्छे से क्वेश्चन कुछ करने वाले, मजा आने वाली है। ठीक है, आज हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक करने वाले हैं और उसके बाद एक जो लास्ट टॉपिक करेंगे टाइट्रेशन, वो मजा ही आ जाएगा। मतलब पूरा बहुत मस्त टॉपिक है वो, पूरे जितना अभी तक पढ़ा है सब टाइट्रेशन में यूज कर डालेंगे। ठीक है, अभी देख लेते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, जैसे कि मैंने पहले इसको भी नहीं बताया था, कॉन्सेंट्रेशन टर्म सारे बता चुका हूँ, वेट बाय वेट, मोलैरिटी और आपका नॉर्मेलिटी भी अभी बता दी, और पहले आपको पीपीएम भी बता दिया था कि पीपीएम क्या होता है, पार्ट पर मिलियन, वो भी सब कुछ बता दिया था। अभी वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ये कुछ ऐसे हैं कि जो स्पेसिफिक होते हैं, एक H2O2 के लिए ही लगेगा और किसी के लिए नहीं लगेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का सबसे पहले, जैसे हम पीछे पढ़ते थे ना कि मोलैरिटी का मतलब क्या है, कि मतलब मोल्स इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ऐसे ही हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मतलब क्या है ये पहले पहचानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। तो लिखिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 में लिखिए, इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, it is defined as volume of oxygen gas measured at STP, volume of oxygen gas measured at STP obtained from 1 liter of H2O2 solution, obtained from 1 liter of O2 solution, obtained from 1 liter of H2O2 solution। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, ये कह रहा है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बताना है, बट ये स्ट्रेंथ किसके रिस्पेक्ट में बढ़ाई जाती है, O2 के रिस्पेक्ट में, कि 1 लीटर H2O2 के सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम आपका O2 का है, वही आपका क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कह दिया कि 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 है, ये 20 V लिखा होगा, मतलब ये उसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म रिप्रेजेंट करने का तरीका है, 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 20 लीटर ऑफ O2 evolved from 1 liter of H2O2 solution। मतलब 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से 8 STP होगा ना, 8 STP, 20 लीटर ऑफ O2 8 STP, 20 लीटर ऑफ O2, 20 लीटर ऑफ O2 at STP। ये जो भी चीज आपका आएगा, ये जो भी वाटर O2 का वॉल्यूम आएगा वो STP पे आएगा। 20 लीटर ऑफ O2 at STP evolved from 1 liter of H2O। या फिर 20 ml of O2 at STP evolved from 1 ml of H2O2 solution। ये भी हम कह सकते हैं कि भाई आपका 1 ml, अगर ये लीटर में लिया तो ये भी लीटर में होगा, ये ml में लेंगे तो ये भी ml में होगा। करेक्ट, ये बात का ध्यान रखना कि अगर 20 लीटर है 1 लीटर से आ रहा है, 20 ml O2 इवॉल्व हो रहा है तो 1 ml H2O2 सॉल्यूशन से आएगा, ये इसका मतलब होता है। ऐसे 20 की जगह पे मैं यहाँ 50 कर दूं या 10 कर दूं तो 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 लिखा होगा, तो मतलब क्या है, 10 लीटर आपका O2 इवॉल्व हो रहा होगा 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? यस सर। इसकी रिएक्शन भी देख लीजिए, H2O2 जब हम हीट करते हैं तो H2O में जाता है और O2 में जाता है। अगर हम इसका 2 मोल ले लें तो आपका यहाँ पे 2H2O। बात समझ में आ रही है? ये रिएक्शन है, मतलब H2O2 आपका हीट होता है तो O2 इवॉल्व करता है, तो ये कितना O2 निकल रहा है फ्रॉम 1 लीटर H2O2 से, वही आपका क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 है। क्या इतनी बात सबको क्लियर हो रही है? यस सर। नोट करो बेटा इसको पहले।
फिर मैं आपको आगे कराता हूँ, इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना। सर इसका यूज क्या है? हाँ, इसका यूज बताने जा रहा हूँ, वही एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ कि हमसे क्वेश्चन आएंगे कि भाई H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताओ, या H2O2 की मोलैरिटी बताओ, या नॉर्मेलिटी बताओ, तो हम इसको यूज करेंगे। सबके लिए सर एक बार डेफिनेशन कर देंगे तो मेरा नेटवर्क चला गया था। क्या बेटा? सर डेफिनेशन रिपीट कर देंगे, मेरा नेटवर्क चला गया था। मतलब डेफिनेशन ये बता, देखो 20 वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या है? 20 लीटर O2 evolved at STP from 1 liter of H2O2, यही आपका 20 लीटर का मतलब है। डेफिनेशन फिर से लिख लीजिएगा, डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस measured at STP obtained from 1 liter of H2O2 solution, obtained from 1 liter of H2O2 solution। ठीक है सर ये कांस्टेंट नहीं होगा? कांस्टेंट क्या? सर ये कांस्टेंट नहीं होगा? कांस्टेंट क्यों कांस्टेंट होगा? क्यों कांस्टेंट होगा? एक बार 1 प्रेशर लीटर और 10 लीटर टेम्परेचर प्रेशर तो सेम ही है। नहीं, हमेशा क्यों कांस्टेंट आएगा? सर एसटीपी कंडीशन दी हुई है, फिर सर सेम 1 ही लीटर भी H2O2। मैं H2O2 हाँ पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मान लो 5 लीटर से इतना इवॉल्व हो रहा है तो 1 लीटर से कितना इवॉल्व हो, ये भी तो निकाला जा सकता है। ये तो डेफिनेशन है पर लीटर, बट आपका ऐसा जरूरी थोड़ा था। जैसे आपका मोलैरिटी डिफाइन होती है तो क्या डिफाइन होती है? मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या फिर उससे वो तो फिक्स होनी चाहिए मोलैरिटी हमेशा, तो उसकी डेफिनेशन है बेटा। ठीक है, तो आपको वो चाहे जो दिया हो, लेकिन आपको हमेशा 1 लीटर के लिए निकालना। क्लियर? यस सर H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ वो O2 के एवोल्यूशन से क्यों डिफाइन हो रही है? यहाँ पे ये डेफिनेशन ही है बेटा, जैसे मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ऐसे ही ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ को डिफाइन ही ऐसे किया गया है, क्योंकि वो O2 के रिस्पेक्ट में ही हमेशा उसकी स्ट्रेंथ बताई जाती है कि H2O2 कितना O2 इवॉल्व कर सकता है, इसी से उसका कॉन्सेंट्रेशन वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है कि कम कॉन्सेंट्रेटेड है, ये उसी से डिफाइन होता है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन ही है इसकी ऐसी। सर एग्जांपल के लिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ किसी दूसरे कंपाउंड की बता दीजिए, H2O2 की तरह। के लिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता ही नहीं ना, और किसी कंपाउंड के लिए H2O2 एक अलग, हमने अलग ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म इसका अलग ही डिफाइन किया गया, और किसी कंपाउंड में वॉल्यूम स्ट्रेंथ नहीं कहेगा। आपसे स्ट्रेंथ पूछ सकता है किसी भी कंपाउंड की, जो पीछे में डिफाइन कर चुका हूं। स्ट्रेंथ क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, वो आपको चुका हूं, लेकिन ये जो आपका है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ ओनली H2O2 के लिए लगे। ओके सर। हाँ, अब अगर ये आपका ऐसे है तो अब मैं इसको यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ कि इसमें निकालेंगे कैसे, इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। ये फॉर्मूला जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ आप डायरेक्टली इनको याद रखिएगा, लेकिन ये डिराइव कैसे हुए वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम H2O2 में आ जाएं तो आपका 2H2O2 goes to H2O और प्लस O2, यही आपका है कि नहीं? करेक्ट। अब बताओ हम एक बार इसमें गेम खेलें, बैलेंस रिएक्शन से मोल वेट और वॉल्यूम में गेम खेलें, तो बताओ बैलेंस रिएक्शन से इसका वेट कितना होगा? 34 into 2 68 ग्राम। 68 ग्राम। में इसका मोल कितना है? 1 मोल है ना। जब ये इतना 68 ग्राम हीट किया जाता है तो ये 1 मोल O2 दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यस सर 1 मोल O2 दे रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ STP पे 22.4 लीटर होगा कि नहीं? ये यस सर। यस सर करेक्ट। अब मान लो मुझे V लीटर ये निकालना है, क्योंकि O2 का ही कितना वॉल्यूम निकलेगा वही तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, तो मान लो निकल रहा है, अगर ये V लीटर निकल रहा है तो इसके लिए ये कितना लगेगा? करेक्ट। तो बेटा मैं इसको अगर निकालना चाहूं तो इसी को हम बोलते हैं आपका स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, मतलब या हम कहते हैं इसको स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 x होता है, यही आपका x है, और ये क्या आएगा आपका V बाई V
into 68V 68V अपॉन into V डिवाइड बाय 22.4 22.4 ये ग्राम पर लीटर आएगा, क्योंकि जो भी पूरी चीज होती है वो पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन होता है। ये x तो ग्राम में आएगा, लेकिन पूरा का पूरा 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होता है, इसलिए पर लीटर कर दिया गया। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या आ जाएगा? ग्राम पर लीटर। मतलब ये क्या है? W by V। सर वॉल्यूम स्ट्रेंथ V है कि X है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ V तो वॉल्यूम है, V तो वॉल्यूम है जो आपका O2 का आएगा, जो कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपका दिया रहता है वहां पे। ठीक है, तो अगर आपसे कहता है कि स्ट्रेंथ बताओ H2O2 की, या कभी कभी कह देता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको स्ट्रेंथ ही कर लीजिए। यही स्ट्रेंथ ही हमारा क्या है? वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होगा? 68.V अपॉन 22.4। और V क्या होगा आपका? जो वही आपने H2O2 के बारे में मान लो 20 वॉल्यूम दिया है या 10 वॉल्यूम दिया है, तो यहाँ पे V की जगह पे क्या रख देंगे? वही 10 की वैल्यू रख। सर स्ट्रेंथ और वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 की सेम होगी? नहीं, सेम नहीं होगी। ठीक है, स्ट्रेंथ आपकी आएगी ग्राम पर लीटर में, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ ये वाला होगा जो हमने पहले लिखा था 20 वॉल्यूम, जो हम लोगों ने डिफाइन किया है कि कितने O2 इवॉल्व होगा फ्रॉम 1 लीटर ऑफ H2O। ठीक है सर, टेम्परेचर डिपेंड तो करती नहीं टेम्परेचर पे ये। क्या सर टेम्परेचर पे डिपेंड तो करती नहीं है इन्हें सर, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है ये। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या मतलब? इसमें एसटीपी कंडीशन क्या आ गया, तो वही एसटीपी कंडीशन होगा। लेकिन सर ये 68V अपॉन 22.4 का यूनिट तो ग्राम आ जाएगा। हाँ, बस वही तो मैं बता रहा हूँ कि यूनिट ग्राम आएगा, बट ये पर लीटर, क्योंकि डेफिनेशन ही कह रही है कि इसका पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, तो हमेशा ये लीटर में आ जाएगा। 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में कितना वेट होगा, क्योंकि वो स्ट्रेंथ पूछ रहा है। स्ट्रेंथ हमेशा क्या होता है? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिफाइन होता है। 1 लीटर आपको याद है स्ट्रेंथ, वेट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसीलिए हमेशा निकालेंगे तो किस में आएगा? ग्राम पर लीटर में। तो जो भी आप अगर O2 के रिस्पेक्ट में बताया गया, ना कि H2O2 के रिस्पेक्ट में, तो H2O2 का हमेशा वॉल्यूम कितना लेंगे? 1 लीटर। इसीलिए ये जितना वेट आएगा वो किस में आएगा? 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। कि भाई इतना वॉल्यूम रिलीज करने के लिए कितना H2O2 चाहिए पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब समझ में नहीं आई? नो सर। सर आ गई तो नहीं आई, सही सही मतलब थोड़ा तो कंफ्यूजिंग नहीं है। आई। फिर से एक बात समझ लो, ये भाई 68 ग्राम दिया हुआ था, तो ये रिलीज हो रहा था 22.4। अब मुझे V लीटर ऑफ H2O2 V लीटर ऑफ O2 इवॉल्व करना है, तो कितना वेट चाहिए H2O2 का? लेकिन ये वेट किस में होगा? 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो भैया इतना वेट चाहिए कितने में? 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में। इसीलिए मैंने इसको ग्राम पर लीटर में कह दिया, और स्ट्रेंथ होता भी ग्राम पर लीटर में ही है। अगर मैं स्ट्रेंथ बोलूंगा तो हमेशा जो वेट आ रहा है उसको 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में ही निकालना पड़ेगा। करेक्ट? तो ये आपका आ गया स्ट्रेंथ। अगर ये स्ट्रेंथ है, अब मुझे अगली चीज जो निकालनी है वो है आपकी मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी ऑफ द H2O2। मोलरिटी ऑफ H2O2 क्या होगा? मोल्स ऑफ H2O2 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होगा। अच्छा, ये दिख नहीं रहा, यहाँ पे आपका मोल्स ऑफ H2O2 क्या होगा? मोलरिटी क्या होगा? मोल्स ऑफ H2O2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब अगर मुझे मोल्स निकल जाए तो आपका सीधा मोलरिटी निकल जाएगी, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या लेंगे यहाँ पे? 1 लीटर। 1 लीटर। यस तो बाय डिफॉल्ट बोल चुका है कि 1 लीटर में कितना होगा। तो अब अगर हम इसको देखें तो ये 68 का मतलब क्या है? इस वैल्यू का मतलब क्या है बताओ? इस वैल्यू का मतलब है 68V डिवाइड बाय 22.4 ग्राम इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है कि नहीं बेटा? हाँ सर। सर ये तभी एप्लीकेबल होगा जब 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन लिखा होता था, उसका मतलब क्या होता था? 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ऐसे अगर ये ग्राम पर लीटर लिखा है, मतलब इतना ग्राम इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन लिखा है कि नहीं? ये सर तभी एप्लीकेबल होगा जब ये 1 लीटर में सॉल्यूशन में होगा। यस, तो बात समझ में आ गई। तो ये अगर आपका लिखा हुआ है तो मोल्स कितने आएंगे? ये तो आपको वेट ऑफ
सॉल्यूट दिया हुआ है, ये तो वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है, तो मोल्स कैसे निकालेंगे? 68 V 22.4 और डिवाइडेड बाय 34 करेंगे कि नहीं, क्योंकि H2O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 34। ये क्या हो गया? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वेट आपको दिया है कितना? 68V डिवाइड बाय 22.4 ग्राम दिया है कि नहीं दिया? और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट 34 दिया है, और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 1 लीटर। बोलो सही है? सही है। यस सर। सर लास्ट ला बता दियो फिर से। अगर ये सही है तो आपका 68V डिवाइड बाय 22.4 इंटू 34 हो जाएगा, और ये आएगा आपका मोल पर लीटर। अब बताओ इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 11.2। तो मोलरिटी आपकी आती है क्या? V by 112। 11.2 मोल पर लीटर। तो ये मैंने डेरिवेशन बताया, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो, ठीक है। ऐसे अगर नॉर्मेलिटी निकालना है तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होगा? मोलरिटी इनटू एन फैक्टर पीछे पढ़ चुके हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। अगर नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर है, H2O2 का ऑलवेज एन फैक्टर 2 होता है। अभी मैं आगे प्रूफ करूंगा टाइट्रेशन में, तो अभी याद रखो कि H2O2 का ऑलवेज एन फैक्टर कितना होगा? 2, करेक्ट। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा? मोलरिटी इंटू 2। अब मोलरिटी आपके पास V अपॉन 11.2 है, इंटू 2 कर दो, तो नॉर्मेलिटी का मतलब आ जाएगी V बाई 5.6 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब सिंपल सी बात आपको यह है कि ये 3 फॉर्मूले हैं आपका, एक ये मोलरिटी का फॉर्मूला है, ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है, और ये स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का फॉर्मूला है। ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, लेकिन ये आए कैसे वो भी मैंने यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखाया है। अब आपको ये क्रॉस चेक करना है कि कैसे। सर जो ये सेकेंड जो सर मोलैरिटी का फॉर्मूला है सर, जो आपने इसको डिराइव किया है, आवाज बेटा तुम्हारी बहुत धीरे आ रही, थोड़ा तेज बोलो। हाँ सर जो आपने मोलैरिटी का फॉर्मूला डिराइव किया है वो सर एक और बार एक्सप्लेन कर देंगे? क्या कह रहे बेटा? आवाज बहुत धीरे आ रही तुम्हारी। सर मोलैरिटी वाला फॉर्मूला कह रहा है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिए। अच्छा, मोलरिटी वाला डेरिवेशन डिराइव किया है। सबसे पहली बात बताओ कि ये आपको क्या लिखा हुआ है। अगर ये 3 ग्राम पर लीटर लिखा है, मान लेते हैं कि ये x ग्राम पर लीटर लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? x ग्राम इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बोलो सही है कि नहीं? सही है सर। तो वही मैंने लिख दिया कि 68 इंटू V इंटू 22.4 लिखा है। अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूं तो कोई वैल्यू आएगी? मान लेते हैं x वैल्यू है, तो क्या लिख सकता हूं? x ग्राम इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर वेट आपका x ग्राम है तो मोल्स कैसे निकलेंगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट आपका ये पूरा लिखा हुआ है और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट 34 लिखा हुआ है, ठीक है। डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 34 लिखा हुआ है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ पे अलग से करके बता देता हूँ। अगर मान लो 68 इंटू V डिवाइड बाय 22.4 इक्वल टू x, तो इसका मैं कह सकता हूँ x ग्राम पर लीटर। इसका मतलब हो गया x ग्राम इन 1 लीटर। तो बेटा मोल्स कैसे निकालोगे? x डिवाइडेड बाय 34। बोलो सही है? और आप इसको यस सर कैसे निकालोगे? x बाय 34 डिवाइड बाय 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब x की वैल्यू रख दो। x की वैल्यू तुमने ये मान ली थी 68V डिवाइड बाय 22.4 इंटू 34 डिवाइड बाय 1 लीटर। क्या वही चीज आ गई कि नहीं आ गई? ये तो हम कितनी बार कर चुके हैं। सर हाँ सर मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी हम लोग H2O2 का निकाल रहे हैं यहाँ पे। यस, मोलरिटी नॉर्मेलिटी H2O2 की ही निकाल रहे हैं। अच्छा सर V यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है या फिर सर सॉल्यूशन? सर V यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एक बार बता दिए। क्या बता दूं? सर नॉर्मेलिटी वाला। नॉर्मेलिटी क्या है? नॉर्मेलिटी को मोलरिटी इनटू n फैक्टर, और n फैक्टर होता है 2, तो मोलरिटी आपने ऊपर पहले निकाली, रख दिया, सीधा आपको नॉर्मेलिटी आ। देखो बेटा अभी इसको एक बार घर जाके फिर से इसको एक बार देखो, रिवाइज करो और फिर मुझसे डाउट पूछो, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है।
ठीक है, आप लोग कंफ्यूज हो गए वर्ड्स में, स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, इनमें। ठीक है सर जब मोलैरिटी में मोल्स लिखे हैं सर हाँ। वहाँ पे इक्वेशन रिएक्शन के हिसाब से 2 क्यों नहीं लिखा है सर वहाँ पे? सर क्योंकि रिएक्शन में 2H2O2 हाँ सर। क्यों? क्योंकि H2O2 यहाँ पे 2 है तो 2 लिखना पड़ेगा सर, वो मोल्स है ना सर। बेटा, ये मोल्स तो ऑफ रिएक्शन में है, आपके पास वेट तो ये है ना, वेट ऑफ H2O2 तो ये है ना, X की वैल्यू तो यही आई है ना। अगर वेट ये है तो डिवाइड बाय 34 करना पड़ेगा ना। सर वॉल्यूम, सर यहाँ पे V तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन थोड़ी ना। ये भी यस सर। हाँ, तो मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन रखा है, ये तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अलग से 1 लीटर दिया गया ना, ये वाला लीटर। अच्छा सर ठीक सर वो 68 into 22 बी तो अननोन है मेरा, बी तो अभी हर जगह पे आ रहा है, बी तो मेरा अननोन है। सर वो जो V दिया है वो वाला V है ना, जैसे लिखा जाएगा 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 वाला। हाँ, अब आ रहे हैं, एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, तभी तो आप समझोगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल इस पे करते हैं। सर एक से नोट कर लें। हाँ, नोट करो फटाफट। सर वीडियो गई। सर शूटिंग वाला आ गया। चलो नोट करो फटाक से। सही हो क्या सर? रब करें? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन लिखिए बेटा पहले। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ। Calculate normality, molarity and strength of H2O2. Calculate normality, molarity and strength of H2O2. Strength of H2O, 10 volume of H2O2. Strength of 10 volume of H2O2. सर मोलालिटी है कि मोलालिटी है? कैपिटल एम, ठीक है। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, कैपिटल एम एंड स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2। आपको दिया 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 और उसका नॉर्मेलिटी भी बताना है, मोलैरिटी भी बताना है और स्ट्रेंथ भी बताना है। ठीक है, अब दोनों चीजें समझ लीजिए। पहले तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है, फिर मैं इसका एनालिटिकल तरीका भी बता देता हूँ, दोनों तरीके बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। अब देखिए इसके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्या है, ये आपका V दिया है कि नहीं, यही V है, V मतलब 10 वॉल्यूम यहाँ पे। अगर ये है तो स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होगा, वो तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 68V डिवाइड बाय 22.4। आप क्या करिए 68 इंटू V की जगह पे क्या रखेंगे 10 डिवाइड बाय 22.4। ये सीधा आपको ग्राम पर लीटर आ गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा कैपिटल M चाहिए, वो कितना होता है V बाय 11.2। अब आप क्या करिए V की वैल्यू रख दीजिए 10 डिवाइड बाय 11.2 ग्राम पर लीटर। ऐसे ही नॉर्मेलिटी निकालना है तो क्या मोल पर लीटर 5.6, क्या करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 5.6 ग्राम पर लीटर, सॉरी ये आपका मोल पर लीटर, ये आपका मोल पर लीटर और ये आपका ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। बोलो सही है? यस सर। दो क्वेश्चन होते हैं, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं H2O2 से, और जब बहुत डिफिकल्ट आएगा तो स्ट्रेंथ आपको इसको एनालिटिकल तरीके से करना पड़ेगा। एनालिटिकल तरीका देखो, एनालिटिकल तरीके में क्या है 10 वॉल्यूम दिख रहा है, अच्छा ये ज्यादा ऊपर है। 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 10 लीटर ऑफ O2 equal Sir, add STP from 1 liter of H2O2 solution। बोलो यही मतलब है कि नहीं? Yes sir। Yes sir। अच्छा, अगर ये है तो अभी रिएक्शन लिखिए 2H2O2
goes to H2O और प्लस 2H2O प्लस O2। बैलेंस रिएक्शन से अगर हम कहें तो 68 है तो ये 22.4 लीटर रिवॉल्व हो रहा है। अभी मुझे 10 लीटर रिवॉल्व करना है, ठीक है, 10 लीटर रिवॉल्व करना है, ये कितना लगेगा? 68 इंटू 10 डिवाइड बाई 22.4 ग्राम पर लीटर। यही आ गया कि नहीं जो पहले हमने किया था? यस सर। ये हो गया एनालिटिकल 1। एनालिटिकल 2 में मोलैरिटी निकालना, इसको सॉल्व करो, ये कितना आएगा? 30.35 30.36 ग्राम पर लीटर आया। अब इस 30.36 का मतलब क्या है? 30.36 ग्राम ऑफ H2O2 इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही तो मतलब है। बोलो सही है? Yes sir. यस सर। अब बताओ, अगर मैं कहूं कि मोलैरिटी निकालना है तो मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होगा कि नहीं? यस सर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है। यस सर। Yes sir. और आपका वेट ये दिया तो मोल्स निकाल लो। मोल्स क्या होंगे? 30.36 डिवाइडेड बाय 34 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O2। यस या नो? डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर। यस सर। क्या ये मोल पर लीटर आ गया? आ गया। और आपको वही आएगा जो यहाँ पे है, आप इसको सॉल्व करिए, यही मिलेगा। ऐसे ही अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालना है तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर 2 होता है और मोलैरिटी आपने निकाल ली है 30.36 डिवाइड बाय 34 इनटू 2, ये आपको मिल जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये हो गया एनालिटिकल तरीका और ये हो गया आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। आप जो चाहिए वो निकालिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी समझ में आया होगा आप तो, और लॉजिक क्लियर हो गया होगा जो मैं बता रहा था पीछे। यस सर। यस सर। सर आप कौन सा प्रेफर करेंगे? हाँ, आप कौन सा तरीका प्रेफर करेंगे सर? मैं तो ये प्रेफर करता हूँ, हमेशा एनालिटिकल तरीका ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और मैं क्वेश्चन को ज्यादा डीप में समझने की कोशिश कर पाता हूँ। ठीक है, जब भी मैं क्वेश्चन करने जाता हूँ तो डीप में मुझे अंडरस्टैंडिंग तभी होती है जब मैं आप इस तरह का एनालिसिस करे होता हूँ पहले से। ठीक है, तो मैं तो एनालिसिस यही एनालिटिकल तरीका प्रेफर करूंगा। लेकिन अब जैसे आईआईटी मेंस का एग्जाम है या बिट्स पिलानी का एग्जाम है या वीआईटी का एग्जाम है, जिनमें टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होता है, उनमें मैं इसको प्रेफर करूंगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई घुमाने वाली चीज आती नहीं है। आईआईटी में घुमाने वाली चीज आती है। आईआईटी एडवांस के लिए तो हमेशा एनालिटिकल तरीका ही प्रूव करना। कर दूं? Yes sir. So wait. यस सर। नो सर, नो सर, नो सर, सर। रब करो बेटा, इसको आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। यस सर। सर स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2 होती है ना सर? क्या बेटा? सर शायद ये पूछ रहे हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ सेम होती है? नहीं, चलो आगे बढ़ा जाए। अब एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म आ जाता है, ये भी स्पेसिफिक है, सिर्फ इसी कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होगा, बाकी किसी, जैसे H2O2 के लिए स्पेसिफिक होता था वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ऐसे ही आपका ओलियम के लिए भी एक होता है आपका परसेंटेज फ्री SO3। एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म है परसेंटेज ऑफ ओलियम और परसेंटेज ऑफ फ्री SO3। अगर चाहे परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 पूछे या फिर परसेंटेज ऑफ ओलियम पूछे, ये भी आपका एक तरह का क्वेश्चन आता है। अब देखिए, इसके भी एक फिक्स तरीका होता है, कुछ इसमें बहुत खास बड़ी बातें चीजें नहीं आती हैं, बिल्कुल एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या होता है? ओलियम क्या है आपका? ओलियम आपका फॉर्मूला क्या होता है? बताओ बेटा। H2H2O7। H2H2O7 इसका फॉर्मूला देख चुके हैं।
Actually, it is mixture of H2SO4 and HSO3. mixture of H2SO4 H2SO4 and H2. ठीक है, H2SO4 और SO3 का मिक्सचर है ये, ठीक है। ओलियम और कुछ नहीं होता, सिंपल मिक्सचर होता है H2SO4 और SO3 का। अब इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसका कोई बहुत बड़ा डिटेल में क्वेश्चन आता नहीं है। H2SO4 इट इज मिक्सचर ऑफ H2SO4 डॉट SO3 ये है। अब क्या कहता है कि एक ओलियम आपके पास पड़ा है, ठीक है, ये मान लो ओलियम पड़ा है, H2O से, और क्या कहेगा कि इसमें वाटर डाला गया तो ये H2SO4 बन जाएगा, और इसका परसेंटेज वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, मास इंक्रीज हो जाता है H2SO4 वाटर डालने से। तो ये जो इंक्रीज इन मास आ रहा है, जो इंक्रीज इन मास आ रहा है, वो आपका क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये पूछा जाता है, ठीक है, या कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा या कितना परसेंट इंक्रीज नहीं होगा, ये सारी चीजें। तो जब इसका अंदर का मैकेनिज्म समझ लोगे कि क्यों ये इंक्रीज हो रहा है, तो क्वेश्चन बहुत आसान होगा, ठीक है। एक्चुअली ये H2SO4 डॉट SO3 का मिक्सचर है, जैसे ही वाटर डाला गया तो क्या वाटर H2SO4 से कोई रिएक्शन करेगा? नहीं, H2SO4 को डाइल्यूट कर देगा सिर्फ, करेक्ट। तो किससे रिएक्शन करेगा? SO3 H2SO4 बन जाएगा। अब बताओ कि अगर ये H2SO जो आपका SO3 है वो वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? H2SO4। तो पहले कुछ H2SO4 था यहाँ पे, मान लेते हैं कि 100 ग्राम था टोटल मिक्सचर का मास, ठीक है, मिक्सचर का मास कितना था? 100 ग्राम, और अब ये हो गया 118 ग्राम। पहले था 100 ग्राम, अब कितना हो गया? 118 ग्राम। तो कहेगा परसेंटेज फ्री SO3 कितना था, क्योंकि ये 100 ग्राम था, इसके मास में 18 ग्राम का इंक्रीज हुआ। ये इंक्रीज कहां से आया? उस SO3 की वजह से हुआ। क्लियर बात है? यस सर। ठीक है, अब ये SO3 ने जो मास में इंक्रीज किया, सर लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास सर इसमें लगेगा सर, मतलब बेटा आवाज बोलो, तुम्हारा क्या कह रहे हो सर? यहाँ पे लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास, क्योंकि 100 से 118 जा रहा है सर, तो बिल्कुल लगेगा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन तो लगेगा। ये जो मास इंक्रीज हुआ है वाटर की वजह से इंक्रीज हुआ है, ठीक है, वही अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब बैलेंस रिएक्शन से बताओ कि ये आपका कितना था, 80 ग्राम था कि नहीं, और ये 36 ग्राम था, सॉरी ये 18 ग्राम था, है ना? यस सर। यस सर। इसको अभी अगर 18 ही रखूंगा तो थोड़ा गड़बड़, इससे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये मान लो 109 ग्राम हो जाता है, तो ये समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। तो जो भी 9 ग्राम इंक्रीज हुआ मास में, जो 9 ग्राम इंक्रीज हुआ मास में, वो कहां से होगा? इस वाटर की वजह से होगा। तो मान लेते हैं कि 9 ग्राम वाटर से रिएक्ट करके ही इंक्रीज हुआ है। अगर 9 ग्राम वाटर इंक्रीज कर रहा है मास में, मतलब 9 ग्राम जो इंक्रीज हुआ है वाटर की वजह से हुआ है, तो इतना मास इंक्रीज करने के लिए ये कितना लगाओ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x कितना आ जाएगा? 40 80 डिवाइडेड बाय 18, तो कितना आ जाएगा? 40 ग्राम। यस सर। सही है सर। 80 ग्राम आपको कैसे पता चला सर? 9 2 से 18। कैसे, क्या पता चला सर? 80 ग्राम SO3। अरे बैलेंस रिएक्शन, मॉलिक्यूलर मास, इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, बताओ क्या होगा? अच्छा ठीक है सर, मुझे लगा 100 ग्राम से कुछ लिया। नहीं, बैलेंस रिएक्शन लिमिटिंग रिएक्शन का कॉन्सेप्ट लगाया भाई, कि ये 80 ग्राम है, ये 18 ग्राम है बैलेंस रिएक्शन से, अभी 9 ग्राम ये लग रहा है, तभी इंक्रीज हुआ है, तो क्या करा जाए? ये आपका x ग्राम, ये कितना लगेगा? SO3 कितना होगा 9 ग्राम इंक्रीज करने के लिए? तो x निकाल लिया तो 40 ग्राम आया। अब मुझे चाहिए परसेंटेज फ्री SO3, परसेंटेज फ्री SO3। तो परसेंटेज फ्री SO3 उतना ही फ्री होगा जितना रिएक्ट करेगा, और कितना रिएक्ट कर रहा है? 40।
बात समझ में आ रही है? यस जितना फ्री होगा उतना ही तो रिएक्ट करेगा, जो फ्री नहीं होगा वो क्यों रिएक्ट करेगा? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेट ऑफ फ्री SO3 और डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ मिक्सचर इनटू 100। तो बताओ कि आपका वेट कितना है SO3 का जो रिएक्ट किया है वो है 40, और जो आपका टोटल वेट ऑफ मिक्सचर कितना था 100, ओलियम का मिक्सचर का वेट 100 इंटू 100। तो बताओ परसेंटेज फ्री SO3 कितना है? 40%। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और ये हमेशा याद रखिएगा कि ये फिक्स है, ये 100 ही लेते हैं। क्या लेते हैं? हमेशा जो ओलियम का मास लेते हैं वो हमेशा 100 ग्राम लेते हैं। उसके रिस्पेक्ट में कितना इंक्रीज हुआ वो देख लेते हैं, तो वो इंक्रीज होगा तो वाटर के मास ले लेंगे, उसके रिस्पेक्ट में SO3 कितना लगेगा वो निकाल लेंगे और सीधा रख देंगे। ये बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन आते हैं। मैं इसका डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा दे रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ, किस फॉर्मूले में रखना है और आपको मिल जाएगा। ये नोट कर लो पहले। सर नहीं समझ में आया। ये जो 100 कोई बात ग्राम नहीं, आपने नोट करो, अभी फिर से समझाऊंगा, मुझे पता है नहीं समझ में आया। सर 100 ग्राम जो आपने लिया है वो अगर परमानेंट है तो जो SO3 का 80 ग्राम लिया है वो चेंज हो सकता है, मतलब 90 हो सकता है और कम भी हो सकता है 70। ये नहीं चेंज हो सकता है, ये 80 ग्राम चेंज नहीं हो सकता है, ये चेंज हो सकता है। वो 80 ग्राम परमानेंट है 80। ये परमानेंट बैलेंस रिएक्शन से लिखा है भाई। नहीं 80 ग्राम 80 वाला SO3 का ये हमेशा सर वो 1 मोल का है ना, वो तो मॉलिक्यूलर वेट ही है। ठीक है सर। और सर ओलियम का वेट में से 100 लेंगे ना? चेंज नहीं होंगी, ये दोनों चेंज नहीं होंगी। चेंज क्या होगा, ये वाला होगा। अगर ये कह देगा कि 118 हो गया या 121 हो गया या 130 हो गया, तो ये 30 ग्राम जो इंक्रीज आएगा, पहले 100 ग्राम था उसमें 30 ग्राम को जो इंक्रीज आएगा वो वाटर की वजह से आया, वो वाटर देख लीजिए। ठीक है सर। चलो सर ओलियम का वेट में से 100 लेंगे ना? क्या बेटा? सर ओलियम का वेट में से 100 ग्राम लेंगे ना? यस यस। सर वो 40 ग्राम वेट ऑफ फ्री SO3 है ना? सर एक चीज नहीं समझ में आई, जो ये यूज हुआ है x इक्वल्स टू 40 ग्राम्स और जो फिर हम लोग ने वेट ऑफ फ्री SO3 लिखा है वो 80 में से माइनस होके आया ना? ओके। नहीं क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। नहीं, वेट ऑफ SO3 के माइनस हो गया, 80 से माइनस होके आया है ना, ये 40 तो यूज हो गया। ये जो 9 ग्राम आया है, नहीं 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 नहीं, दूसरी साइड में 40 ग्राम, ये 80 ग्राम और नीचे x इक्वल्स टू 40 ये ऊपर। हाँ हाँ ये यूज हुआ है। हाँ ये यूज SO3 है जो रिएक्ट हुआ है, ठीक है, जो ओलियम में पड़ा होगा फ्री में, क्योंकि SO3 वही रिएक्ट करेगा वाटर से जो फ्री होगा, मतलब वो किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में नहीं होगा। ओके ओके समझ गया। सर वो क्या लिखा, वेट ऑफ SO3 अपॉन वेट ऑफ, सर वेट ऑफ SO3 के नीचे क्या है, वेट ऑफ ओलियम टोटल परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 यहाँ पे टोटल वेट ऑफ टोटल। सर हाँ सर हम परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 को परसेंटेज ऑफ ओलियम भी कह सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, लिखा तो है ऊपर परसेंटेज ओलियम और परसेंटेज फ्री SO3। सर ये जो 40 ग्राम आए हैं फ्री SO3 है ना? यस, ये 40 ग्राम आपका जो आया है फ्री SO3 है जो वाटर से रिएक्ट हुआ है। बोलो समझ में आया इतना? अभी मैं फिर से इसको एक बार समझाऊंगा क्योंकि कुछ बच्चों को समझ नहीं आया। आ गया। चलो जिन लोगों को नहीं समझ में आया उनको फिर से देख लो बेटा। पहली बात तो ये समझ लो कि ओलियम इज द मिक्सचर ऑफ H2SO4 और SO3। अगर हम इसमें पानी डालेंगे
तो इसका मास बढ़ जाएगा, हमेशा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इसके पास SO3 ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर SO3 में वाटर डालोगे तो रिएक्शन ये होती है हमेशा, SO3 प्लस वाटर रिएक्ट करके H2SO4 बना लेंगे। तो इसमें पहले से कुछ H2SO4 था और SO3 जब वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो और H2SO4 का मास बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? यस या नो? यस सर। यही बात कह रहा है कि भैया ये ओलियम है, 100 ग्राम हमने लिया है ओलियम, उसमें हमने कुछ वाटर डाला, हमको नहीं पता क्या कितना वाटर डाला, तो इसके मास में इंक्रीज आ गया। मास में इंक्रीज आया, मान लो कि वो 100 प्लस x आया, लेकिन मैंने यहाँ पे मान लिया कि 109 ग्राम आ गया मास, मतलब 100 के ऊपर ही कुछ मास होगा, तो वो कितना आ गया? 109 ग्राम आ गया। अगर ये 109 ग्राम आ गया तो मुझे पता करना है कि कितना फ्री SO3 था। अगर फ्री SO3 पता करना है तो आप पहले रिएक्शन लिख लीजिए, जो रिएक्शन इस कंपाउंड में हुई है। तो SO3 का वाटर से रिएक्शन करा के H2SO4 बना है, तो बैलेंस रिएक्शन से पहले मैंने वेट निकाल लिया। SO3 का 1 मोल है, बैलेंस रिएक्शन है कि नहीं, उसमें SO3 का 1 मोल है तो उसका 80 ग्राम आएगा। देखो सल्फर का 32 और इसका 48 जोड़ दो, 80 ग्राम आएगा। और इधर वाटर का 1 मोल है तो 18 ग्राम। तो बैलेंस रिएक्शन से कितना लगता? अगर ये 80 ग्राम यूज होता तो 18 ग्राम यूज होता। अभी मान लो इसका 9 ग्राम यूज हो रहा है, क्यों? क्योंकि 9 ग्राम मास का इंक्रीज कर रहा है, जो भी मास इंक्रीज हो रहा है वाटर की वजह से हो रहा है। तो ये 9 ग्राम अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में SO3 कितना यूज हुआ होगा, वो निकाल लिया आपने। SO3 कितना यूज होगा? तो SO3 यूज होगा 40 ग्राम। तो अब मुझे चाहिए कि 40 ग्राम यूज हो रहा है तो परसेंटेज कितना है उसका। तो भाई 100 ग्राम में 40 ग्राम है, तो आप परसेंटेज फ्री SO3 निकालेंगे तो वेट ऑफ फ्री SO3 जो कि 40 ग्राम आया गया है, और वेट ऑफ ओलियम वो पहले ही 100 ग्राम फिक्स है, वो दे के रखता है, तो 40/100 इंटू 100 परसेंटेज निकाल लिया तो 40%। सिंपल सा फंडा है और कुछ नहीं, ठीक है। और अगर आपको हमेशा याद रखिएगा, एक फॉर्मूला बता रहा हूं कि मोल्स ऑफ वाटर कितने यूज हुए, तो बेटा याद रखिएगा परसेंटेज लेबलिंग जो दिया हो -100 डिवाइड बाय 18 कर दो, आपको हमेशा मोल्स ऑफ वाटर मिल जाएंगे कितने। बात समझ में आ रही? परसेंटेज लेबलिंग क्या है? ये कहेगा कि एक ओलियम है, उसके परसेंटेज ऑफ लेबलिंग 109 है या 118 है या 130 है, तो उसमें कितने मोल्स ऑफ वाटर यूज हुए हैं वो कैसे निकालना है? कैसे निकालना है? परसेंटेज लेबलिंग -100। मैंने भी तो यही किया, परसेंटेज लेबलिंग 9 था, 109 था, तो यहाँ 109 रखा। यहाँ पे कितना है? 100 जो हमने पहले लिख रखा है, अपॉन 18 वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है, तो आपको मोल्स कितना आ गया? हाफ। तो अगर हमने यहाँ पे वेट में गेम खेला है तो हम मोल में गेम खेल सकते थे, इसका 1 मोल लग रहा था, इसका 1 मोल लग रहा है, अब इसका हाफ मोल लग रहा है, तो इसके कितने मोल लगेंगे निकाल लेते, फिर उसका वेट निकाल लेते। तो आपको परसेंट मोल्स ऑफ वाटर अगर निकालना है तो क्या करिए? परसेंटेज लेबलिंग -100 डिवाइड बाय 18 कर दीजिए। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो आपको हमेशा मिल जाएगा कि कितना मोल वाटर का लगा, और जब कितना मोल का वाटर लगा तो उसके रिस्पेक्ट में SO3 कितना लगेगा वो भी अपने को आ जाएगा। जब SO3 आ जाएगा तो परसेंटेज फ्री SO3 आ जाएगा। क्लियर बात है कि नहीं? कंसंट्रेशन टर्म हमने पढ़े थे उनसे थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि इसमें याद रखना पड़ता है। सब परसेंटेज लेबलिंग दिया होगा ना? हाँ, अभी एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आता है। ये नोट कर लिया है तो क्वेश्चन लिखिए। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो बेटा। सर जो 9 ग्राम हम लोगों ने रखा वो हम लोगों ने वाटर की जगह पे क्यों रखा? क्योंकि हमने यहाँ से निकाला कि जो हमारा 100 ग्राम था अब वो 109 ग्राम बढ़ गया। तो 109 ग्राम बढ़ा क्यों? क्योंकि हमने वाटर डाला है। तो कितना वाटर डाला है वो हमें निकालना था, तो हमने वो इस फॉर्मूले से निकाल दिया। अच्छा सर, समझ गया। ठीक है, अब एक लिखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फ्री SO3। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 in oleum. Calculate the percentage of free SO3 in oleum that is labeled as 118%.
That is एक बार रिपीट कर labeled दीजिए लेबल्ड एज सर 80% आंसर। 80% आया है। 80 दो कोड़े का क्वेश्चन है सिंपल। 80%। बहुत बढ़िया। लेबल्ड एज उसके बाद क्या? अरे सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। सर क्वेश्चन तो बता क्वेश्चन नहीं दिए। सुन पाए सर। क्वेश्चन नहीं सुन पाए, लिखिए। Calculate the percentage of free SO3 in oleum that is labeled as 118%. That is labeled as 118. अब इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं जो लोग नहीं कर पाए। बाकी लोग 50%। अच्छा एक बार कोशिश कर लो तुम लोग, फिर इसको बताओ। So percentage of SO3 in oleum. कौन लोग नहीं कर पाए इसको क्वेश्चन अभी भी? हाँ कोई रह गया? सर एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए। फिर से ये कह रहा है कि भाई ये आपका H2SO7 है, मतलब H2SO4 प्लस SO3। यस सही है। इसमें वाटर डाला गया है और कह रहा है कि जो बना हुआ है H2SO4 इसका परसेंटेज लेबलिंग 118% है। तो ये बाय डिफॉल्ट 100 होता है बेटा, ये तो आपको याद ही है, बाय डिफॉल्ट 100 लेना है। अब बता दीजिए कि मोल्स ऑफ वाटर क्या लगा? परसेंटेज 1 मोल माइनस 100 डिवाइड बाय 18। तो परसेंटेज लेबलिंग 118 है, माइनस 100 बाय 18 तो कितना आ गया? 1 मोल। मतलब 1 मोल वाटर यूज हुआ है आपका। अगर 1 मोल वाटर यूज हुआ है तो अब रिएक्शन करा लो, SO3 प्लस H2O गोज टू H2SO4। अब आप मोल मोल में गेम खेलो, इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल लग रहा है। बोलो यस सर। Yes sir. अभी क्वेश्चन में भी आ रहा है कि इसका 1 मोल यूज होगा तो इसका 1 ही मोल यूज होगा, तो आप कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा क्या आएगा आपका 1 ही मोल SO3 यूज होगा। तो मोल्स ऑफ फ्री SO3 कितना? 1 मोल होगा कि नहीं? जितने मोल वाटर के उतने मोल SO3 के हैं, तो यहाँ पे दिख ही रहा है बैलेंस रिएक्शन से। तो बेटा ये आ गया 1 मोल। तो आप बताओ वेट ऑफ फ्री SO3 कितना? 80 ग्राम होगा कि नहीं? क्योंकि मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, मोल 1 है, मॉलिक्यूलर वेट 80 होता है, 80 ग्राम आ गया। अब बताओ परसेंटेज फ्री SO3 निकालना है, तो वेट ऑफ दिस डिवाइड बाय टोटल वेट इनटू 100 कितना आ गया? 80%। सिंपल सा क्वेश्चन है। यस या नो? यस सर। बस ये दो चीजें हैं जो थोड़ा सा मतलब बच्चों को लगता डिफिकल्ट है, लेकिन होते नहीं। इनके क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बट बच्चों को लगता है बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। रब करें बेटा? यस सर। चलो आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, अब जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस, मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस और सॉल्यूशंस, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस का केस। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट। सर जैसे इसको उसमें लेके क्या मोल्स में इसको मास में कर सकते थे क्या बेटा? सर जैसे इसको मोल्स में लेके किया था क्वेश्चन को, हाँ सर मास में कर सकते थे, मास में लेके। बिल्कुल मास में कर सकते हैं, यस बिल्कुल, आप फ्री हैं करने के लिए। सर मास में लेके क्या 68% आ रहा है मास में। कितना परसेंट आ रहा है? 68। अरे यार कैसे आ रहा है? गलत होगा सर। देखो बेटा, आप बैलेंस रिएक्शन जब लिखे H2O प्लस SO3 goes to H2SO4, तो आपका 1 मोल वाटर यूज हो रहा था, तो उसका वेट कितना होगा? 18 ग्राम होगा कि नहीं? बोलो। यस सर। तो आपका यहाँ पे 18 ग्राम है, ये 80 ग्राम है, तो अगर ये 18 ग्राम यूज होगा तो ये भी कितना यूज होगा? 80 ग्राम ही तो यूज होगा। कैलकुलेशन गलती होगी भाई तुम 80/118 कर रहे होगे। हाँ हाँ यस सर। चलो
देखो अब हम करते हैं मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। बहुत मजेदार टॉपिक है मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए इसको बताने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं। एक बात आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास एक कोई m इंटू वी लिखा है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम लिखा है इन लीटर, तो ये क्या देता है? मोल्स। और नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम लिखा है ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट या मोलारिटी। नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये क्या देगा? ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम। ये बात आपको सबको क्लियर है कि नहीं? यस सर। बस इसी कॉन्सेप्ट पे अब क्वेश्चन मिक्सिंग वाले लगेंगे। ठीक है, अब देखो उनको कैसे। केस 1 में जा रहा है, ठीक है। केस 1 आपके पास मैं पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं, बिल्कुल मस्त तरीके से आपको समझना है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे आपका एक कोई एसिड 1 है और ये एसिड 2 है, या फिर ये बेस है, बेस 1 है और बेस 2 है। कोई भी एक केस हो सकता है। सर स्क्रीन चली भाई शूटिंग वाला आ गया, मूवी शूटिंग। हाँ, शूटिंग कर रहे हैं हम लोग। यस सर। नहीं आया अभी? नहीं सर। नो सर। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आया? यस सर। ठीक है, चलो अभी दिख रहा है ना सबको? यस सर दिख रहा है। यस सर। अगर ये दोनों एसिड पड़े हैं या दोनों बेस पड़े, अब पहले इस बात को समझने से पहले एक जो कंफ्यूजन कॉमन आता है वो बता देता हूं। मान लो एक HCl एक सॉल्यूशन पड़ा, दूसरे में HCl पड़ा, दोनों को मिला दिया गया, तो क्या होगा? मोल्स ऐड हो जाएंगे, सब ऐड हो जाएंगे। सर ऐड ऐड हो ऐड जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी H प्लस देगा और ये भी H प्लस देगा, तो दोनों के H प्लस जुड़ जाएंगे ना। यस सर। यस सर। तो वही बात है। और अगर मान लो एक आपका बेस है NaOH और दूसरा बेस है KOH, इन दोनों को डाला तो क्या होगा? ऐड OH माइनस एडिशन। OH माइनस ऐड। ये भी OH माइनस देगा, ये भी OH माइनस आयन देगा, दोनों क्या हो यस सर ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे। और एक HCl है और एक NaOH है। अब क्या सर होगा? रिएक्ट करेंगे। ये H प्लस देगा, ये OH माइनस देगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो बड़ा होगा उससे से छोटे वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या क्लियर है बात सबको? यस सर। यस सर। यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक में एसिड है तो दूसरे में भी एसिड ही है, एक में बेस है तो दूसरे में भी बेस ही है, मतलब दोनों में सेम चीज होगी। अब इसकी आपकी नॉर्मलिटी N1 है, वॉल्यूम 1 है, इसमें नॉर्मलिटी N2 है और वॉल्यूम V2 है, करेक्ट। और इन दोनों को हमने ऐड कर दिया एक बड़े कंटेनर, एक बड़े कंटेनर में ऐड किया, तो आपका यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? ऐड हो सर जाएगा। V1 प्लस ऐड V2। हो जाएगा। सर V1 प्लस V2, क्योंकि 1 लीटर इस कंटेनर में 1 लीटर इस लीटर में, दोनों को ऐड कर दिया तो वॉल्यूम तो टोटल बढ़ जाएगा ना, ठीक है। लेकिन इसकी नॉर्मलिटी अब क्या होगी वो हमको नहीं पता, क्योंकि नॉर्मलिटी ऐड नहीं होगी, N1 प्लस N2 नहीं होगी। यस या नो? यस सर। यस सर। ठीक है। तो अगर ये सॉल्यूशन जो बना है जिसमें दोनों चीजें पड़ी हुई हैं, तो अगर इसकी नॉर्मलिटी निकालनी है तो हम क्या करते हैं? N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 करते हैं।
ये सबको पता होगा, फॉर्मूला पढ़ा होगा 9-10 में खूब लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? नहीं सर, ऐसा तो नहीं पढ़ा। नहीं सर, नहीं पढ़ा। नो सर। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर देखो इधर, अब ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली पढ़ लेते हैं कि इस N1V1 प्लस N2V2 ऐसे मान लो और दिया होता है N3V1, अगर आपका एक और कंटेनर यहाँ रखा होता तो क्या हो जाता? N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, ये कर लेते प्लस V3 भी होगा। यस, V3 या V4 जो भी होगा V3 हो जाएगा, नीचे वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमको, ये क्वेश्चन को, ये तो हो गया फॉर्मूला, और फॉर्मूला ऑलवेज गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि एनालिटिकल तरीके में जाओ। तो इसका एनालिटिकल तरीका देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो बेटा आप समझो कि मान लो ये एसिड है, एसिड है तो कुछ H प्लस देगा कि नहीं देगा? यस सर। अब जो Yes, sir. तो हमें अगर निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 1 और बेस 1, या तो एसिड होगा या तो बेस होगा, क्या देगा बताओ, कैसे आएगा? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, ग्राम इक्विवेलेंट यही तो देता है। यस सर। यस सर। बोलो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और बेस, या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, यहां मैं कह दूं एसिड ना कह दूं, मैं कह दूं H प्लस या OH माइनस, समझ रहे हो? यही आएगा कि नहीं? यस सर। एसिड दिया है तो एसिड एसिड कर लेते हैं। आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? एसिड बेस से मैं अलग अलग करके बताऊं क्या? अलग अलग आप लोग कंफ्यूज? यस सर, अलग अलग बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मान के चल रहा था कि नहीं, ठीक है ठीक है। ये आपका एसिड 1 है और ये आपका एसिड 2, और एसिड 1 एसिड 2 उसका नॉर्मलिटी N1V1, इसका N2V2, और ये वॉल्यूम दिया है, इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं। तो मुझे चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, एसिड की जगह पे मैं क्या कह दूं? H प्लस, क्योंकि कुछ एसिड ऐसे भी होते हैं, ठीक है, मतलब जिनमें आपका एक से ज्यादा H प्लस देंगे, तो वो कुछ भी दे, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? H प्लस निकालेंगे या फिर एसिड। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये किसके बराबर आ जाएगा? N1 इंटू V1। ऐसे ही दूसरे केस में ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस और एसिड 2, ये क्या देगा? N2V2 देगा कि नहीं? बोलो। यस सर। बात तो सबको पता है ना। अब कुछ इक्विवेलेंट इधर से आए, कुछ इक्विवेलेंट इधर से आए, दोनों इक्विवेलेंट यहाँ ऐड हो गए। इसको ऐसे समझना है, मान लो एक शुगर लिया हमने और इसमें भी कुछ शुगर लिया, तो अगर आप इन दोनों में सॉल्यूशन बना दिया तो कुछ मोल्स इससे आए होंगे, कुछ मोल्स इससे आए, और दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल मोल क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे कि नहीं? मान लो चीनी इसमें डाला, इसमें डाला, अब उनको कर दिया तो टोटल चीनी ऐड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर। करेक्ट। तो कुछ ग्राम इक्विवेलेंट चीनी के इधर से आए, कुछ ग्राम इक्विवेलेंट चीनी के इधर से आए, दोनों ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे? ऐड होंगे कि नहीं? तो अगर मैं कहूं कि टोटल ग्राम इक्विवेलेंट इन फाइनल मिक्सचर, जो फाइनल मिक्सचर है उसमें टोटल ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे? N1V1 प्लस N2V2। बोलो सही है कि नहीं? सही है सर। यस सर। और अब मैं कह दूं कि नॉर्मलिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर, तो नॉर्मलिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर कैसे निकालेंगे? टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यस या नो? यस सर। तो आप क्या करेंगे? टोटल ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? N1V1 प्लस N2V2, और टोटल वॉल्यूम क्या है? V1 प्लस V2। आ गया कि नहीं? यस या नो? यस सर, आ गया। फॉर्मूला कैसे आया, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये फॉर्मूला कैसे आया भाई? कुछ ग्राम इक्विवेलेंट इधर से आए, कुछ ग्राम इक्विवेलेंट इधर से आए, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे कितने हो गए? और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, यही तो नॉर्मलिटी होती।
और हमको टोटल नॉर्मेलिटी इसी सॉल्यूशन की निकालनी थी, इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी, क्योंकि ऊपर वाले की नॉर्मेलिटी तो हमको पता है, नहीं इसकी भी नॉर्मेलिटी पता है। तो नॉर्मेलिटी देखो मोल्स, अगर हम अब मान लो ये तो नॉर्मेलिटी इसकी पता है, इसकी पता है, जो मिक्स किया गया उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी हम नहीं कर सकते ना, डायरेक्टली n1 + n2 नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसमें वॉल्यूम भी आ रहा है, तो वॉल्यूम को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे n1 v1 + n2 v2 v1 + v2। और वो आया कैसे, यहां से चेक किया कि ग्राम इक्विवेलेंट कुछ इधर से आए, वो ग्राम इक्विवेलेंट, कुछ ग्राम इक्विवेलेंट इधर से आए, वो ग्राम इक्विवेलेंट, तो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट इसमें क्या हो गया, दोनों को जोड़ दिया और डिवाइड बाय टोटल। यस या नो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से हम टोटल ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। सिमिलरली अगर नॉर्मेलिटी की जगह पे मोलरिटी दिया हो तो भी सॉल्व कर लेंगे आप। यस सर। क्या करेंगे, उसका n फैक्टर रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे मोलरिटी इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम, ठीक है। और या फिर आपको अगर सिंगल सॉल्यूशन दिया होगा तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मोलरिटी इक्वल टू m1 v1 + m2 v2 और डिवाइड बाय v1 + v2। यस या नो? बोलो सही है? यस सर। यस सर। यस सर। यार जो सेकंड वाले केस में हम लोग जो n फैक्टर लेंगे वो हम लोग ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, दोनों टर्म्स के साथ। यहाँ पे सर जो न्यूमरेटर है सर उसमें मतलब दोनों एसेट्स अगर मतलब हम n फैक्टर दो अलग अलग एसेट्स का सर n1 v1 में मल्टीप्लाई करेंगे इंडिविजुअली या फिर एक साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे m1 उसका n फैक्टर इंटू वॉल्यूम, इसका m1 मान लो एक आपको HCl दिया है और दूसरा H2SO4 दिया है और इन दोनों को ऐड कर दिया गया, तो दोनों का कॉमन n फैक्टर कैसे ले सकते हो, है ना? इसका n फैक्टर 2 है, इसका n फैक्टर 1 है, समझे आप? नहीं समझे? तो समझ गए। तो इस वजह से कोई कॉमन n फैक्टर आपको जो होगा वही लेंगे, ठीक है। अभी ये बात समझ में आई थोड़ी बहुत की नहीं आई? यस सर। हाँ, अब अगर हम यही काम बेस के लिए करते हैं, ये नोट कर लो अगर करना है तो आपको, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। नोट कर रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा बेटा कि ये आपका अगर आप इसको यहाँ पे नॉर्मेलिटी निकालना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, m1 n फैक्टर 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1, m2 इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम ऑफ 2, ये करना पड़ेगा। लेकिन अगर मोलरिटी निकालना चाह रहे हो तो m1 v1 + m2 v2 डिवाइडेड बाय v1 + v2 करना पड़ेगा। समझ में आ रही कि नहीं बात? हाँ सर, मैं जगह मोलरिटी इंटू n फैक्टर लिख दिया ना उसमें। हाँ, ये मोलरिटी इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय v1 + v2, ठीक है। और नीचे मोलरिटी लिखा है, दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं, पहले इसको ना करूं। यस सर। सर अगर एसिड प्लस बेस होगा तो दोनों अभी यार पूरे कहानी खत्म होने दो भैया, अभी खत्म कहां किया है, अभी तो मैं एसिड बेस केस बता रहा हूं, अभी एसिड बेस केस भी बताऊं, कहानी खत्म करने दो। चलो अब देखो, एक क्वेश्चन है आपके सामने कि आपका ये कंटेनर रखा है, एक कंटेनर ये रखा, करेक्ट, और इसमें आपका दिया है
20 ml ऑफ, इसको ऐसे कंटेनर में बनाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, ऐसे लिख देता हूं मैं क्वेश्चन में, ये तो आएगा नहीं, आपको दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 1, 20 ml ऑफ या 50 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl प्लस 20 ml ऑफ 2 मोलर 20 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4, या इसको भी कर देते हैं HNO3, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया गया और फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन फाइंड करना। फाइंड द फाइनल मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सर वो लगा 50 ml और 0.2 नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन, पहले बात को समझ लीजिए, ठीक है। सर 0.2 के बाद क्या लिखा बता दीजिए एक बार। सर 0.2 दोनों। क्या दिया है? जीरो 0.2 मोलर, ये भी 0.2, इसको मान लो 3 कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं। क्या सर 0.2 से सर कर दिया सर, तो फिर सर यस सर 0.2 सर दोनों। अच्छा 0.2 ही आ रहा है। यस सर। अच्छा तो सर 70 कैंसिल। हाँ, आप देखिए यहाँ पे दो तरीके हैं, पहले कौन सा बताऊं, एनालिटिकल बताऊं कि पहले फॉर्मूला बेस बताऊं? फॉर्मूला सर एनालिटिकल। देखिए पहले फॉर्मूला देख लीजिए, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, अगर मोलैरिटी निकालनी तो M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, यस या नो, क्योंकि दोनों ही एसिड है। यस सर। हाँ बोला करो यार प्लीज। अब यहाँ पे मोलैरिटी कितनी दी है 0.2 और वॉल्यूम कितना दिया है 50, ठीक है, प्लस 20 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 20, बोलो सही है? में चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ यही बात मैं बोलने वाला हूं कि मैं पहले ही बता चुका हूं कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, अगर आपको याद हो कि अगर ऊपर मिलीमोल्स है नीचे वॉल्यूम ml में है तो भी वो मोलैरिटी देगा, और या फिर ऊपर आपका मोल्स है नीचे आपका वॉल्यूम लीटर में है, ऐसा करना पड़ेगा। ये प्रूव कर चुका हूं मैं, कहो तो फिर से कर दो। नहीं सर आपने पहले बता दिया था, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये कितना 0.2 0.2 आ जाएगा मोल पर लीटर, ठीक है। ये आ गई मोलैरिटी। अब अगर हमारे पास नॉर्मेलिटी निकाल, तो नॉर्मेलिटी क्या होगा, मोलैरिटी ऑफ 1 इंटू n फैक्टर ऑफ 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ 2 इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, यस या नो? यस सर। अब यहां से आपको मोलैरिटी दी है 0.2, उसका n फैक्टर 1 है और वॉल्यूम उसका 50 है, प्लस 0.2 इंटू n फैक्टर 1 है इंटू 20 डिवाइड बाय 50 प्लस 20, तब भी क्या आएगा 0.2 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यस या नो? यस सर। यस सर। बोलो सही है, अभी तक कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अब मान लो क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, क्वेश्चन में क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। आपको 100 ml ऑफ 0.2 मोलर HNO3 दिया है प्लस 200 ml ऑफ 0.3, इसमें नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है, नॉर्मेलिटी कर लेते हैं। 100 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल HNO3 और 100 ml ऑफ 0.3 नॉर्मल H2SO4। क्या कह रहा है, फाइंड नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी
ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि नॉर्मलिटी फाइंड करो, नॉर्मलिटी फाइंड करो, अभी मोलरिटी छोड़, आपसे कह रहा है नॉर्मलिटी फाइंड करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सर वो 200 ml है कि 100 ml? 200 ml है, ये 100 ml है, ये 200 ml है। दिख रहा है कि नहीं? अब मुझे नॉर्मलिटी फाइंड करनी है क्वेश्चन। अब बताओ क्या नॉर्मलिटी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस कर लोगे? यस सर। सर यस सर। नॉर्मलिटी इक्वल टू n1 v1 प्लस n2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। आपका नॉर्मलिटी इसकी कितनी है? 0.2, वॉल्यूम है 100 प्लस इसका कितना है? 200 इंटू 0.3 और डिवाइडेड बाय 200 प्लस 100 3.75 3.75 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। मेरे पास आंसर नहीं है, आप लोग चेक करो, यस या नो? यस सर। यही आ रहा है 3.7 ग्राम पर ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। बोलो सही है? नो सर। नो सर, 80 बाय No, sir. 15 से 4/15 आ रहा है। यस सर 4/15 आ रहा है। यस सर 4/15 आएगा। 0.27। करेक्ट है बेटा सबका? यस सर। यस सर। चलो अब समझ में आ गया कि 2.27 क्वेश्चन आते हैं इसके। अब देखो इसका एक डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, इसको रब कर दूं? यस सर। एक और थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता हूं और उसको मैं दोनों तरीके से सॉल्व करूंगा। ठीक है, एनालिटिकल तरीके से भी और फॉर्मूले से भी। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन बना, आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 100 ml of 0.2 molar HCl plus 100 ml of 0.3 molar H2SO4 plus 500 ml of वाटर भी डाल दिया उसमें। ठीक है, 500 ml ऑफ वाटर भी डाल दिया। अब आपसे क्या क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन है फाइंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। दोनों चीज पूछी, मोलरिटी भी बताओ, नॉर्मलिटी भी बताओ सॉल्यूशन। कितने लोग कर सकते हैं इसको पहले बता दो। सर कर लेंगे। कर लिया? कर लिया। चलो कितने लोग कर चुके हैं वो चेक करें इसको। मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, मोलरिटी इक्वल टू अगर आपको निकालना है मोलरिटी, पहले तो नॉर्मलिटी निकालो। मोलरिटी m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ये अपने पास है। दिख रहा है बेटा? यस सर। अब पहले में मोलरिटी आपको कितना दिया है? 0.2 दिया है इनटू वॉल्यूम कितना दिया है? 100 ml। ठीक है, प्लस दूसरे में आपको कितना दिया है? 0.3 दिया है। ठीक है, और वॉल्यूम कितना दिया है? 100 ml। सही है? यस सर। अच्छा, और यहां पे आपको जो आगे हम करेंगे, क्या यहाँ पे 500 भी करेंगे क्या? 500 MPM? नो सर। नो सर। नो सर। क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वाटर मोल्स नहीं चेंज करता है एसिड बेस के, बट क्या चेंज कर देता है? क्या चेंज कर देता है?
वॉल्यूम चेंज कर देता है। तो 100 प्लस 100 प्लस सर ऐसा नेचर है वाटर का, मतलब वो सिर्फ वॉल्यूम चेंज करेगा। सर सिर्फ वो वॉल्यूम चेंज करेगा। यस। सर वो मोल्स क्यों नहीं करेगा? वाटर कहाँ, क्या वाटर सोल्यूट है क्या? नो सर, नो सर। हाँ तो उसके नहीं हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा, ये आ गई मोलरिटी। अब अच्छा बताओ, नॉर्मेलिटी निकालना, तो क्या होगा? मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम प्लस मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम 2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 और प्लस V ऑफ वाटर। यस या नो? बोलो। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे जो आपका M1 है वो कितना है? 0.2, n फैक्टर है 1 इंटू 100 प्लस M2 कितना है? 0.3 इंटू n फैक्टर कितना है आपका? 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 100 और प्लस 500। अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड करेंगे तो वो कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करता है और कुछ काम नहीं करता, सिर्फ वॉल्यूम में ऐड हो जाएगा। ये नॉर्मेलिटी आ जाएगी। क्या सही है बेटा? यस सर। यस सर। सिंपल से फंडे हैं, सीधा फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं। बस याद क्या रखना है? एन फैक्टर, कहीं गलती ना हो बस। बोलो क्या डाउट है? कोई अभी कोई डाउट है तो बताओ। आगे बढ़ा जाए? यस सर। यस सर। चलो सही है सर। सर H2O2 वाला एक बार समझा दीजिएगा फिर से। H2O2 वाला? यस सर। H2O2 आप पीछे में आप पढ़े हो क्या अभी? तो जो आपने बहुत पहले पढ़ाया था सर, उसके क्वेश्चंस करा दीजिए। अभी आप लेट ज्वाइन करे हो क्या? नहीं सर, लेट नहीं सर, थोड़े और क्वेश्चंस करा दीजिए सर, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी बाद में। बेटा पहले तो एक बात समझो कि जब मैं वहां पे पढ़ा रहा था तब आपने क्यों नहीं पूछा, और अभी आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो ये आगे का कहां से समझ में आएगा आपको? बताओ बेटा। तो कॉन्सेंट्रेट करो अभी। क्वेश्चंस करा दीजिए। कॉन्सेंट्रेट करो अभी यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन तो मैं खूब सारे करा दूंगा, अभी कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पे जहाँ पे हम चल रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है। अभी देखिए अगला केस करते हैं। अगला केस मिक्सिंग में, अगर मान लो ये आपका बेस है 1 और इधर बेस है 2। अब बात को समझिएगा, यहाँ पे बेस 2 है, इसकी नॉर्मेलिटी N1 है, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका नॉर्मेलिटी 2 है, इसका वॉल्यूम V2 है, और इन दोनों को मिक्स कर दिया। जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसकी नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। वॉल्यूम क्या होगा? V1 प्लस V2 होगा कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब बताइए इसकी नॉर्मेलिटी फाइनल क्या आ जाएगी? N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। मान लो तीसरे कंटेनर में वाटर रखा होता और वो भी हम ऐड कर देते, तो क्या फर्क पड़ता? सर डिनोमिनेटर में भी वाटर, वॉल्यूम नहीं आ जाता। यस सर। बहुत बढ़िया बात, क्या बात। तो आप समझ गए होंगे इस चीज में। तो ये आपका केस होगा। अब इसको अगर एनालिटिकल तरीके से समझना है तो वही आपको देखना पड़ेगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस और बेस 1 वो क्या होगा? N1V1, और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस और बेस 2 वो क्या होगा? N2V2। यस या नो? ठीक है। और अगर मुझे चाहिए क्या आपका, अगर मुझे चाहिए मतलब टोटल ग्राम इक्विवेलेंट कितना बेस, भाई कुछ ग्राम इक्विवेलेंट यहां से आए, कुछ ग्राम इक्विवेलेंट यहां से आए, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड कर दिया तो क्या होगा? N1V1 प्लस N2V2, ये आपके टोटल ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएंगे। अब अगर मुझे नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए, ऑफ मिक्सचर चाहिए जो मिक्स किया है,
तो क्या होगा टोटल ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बेटा नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगी, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा N1V1 प्लस N2V2 और डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये आपका ग्राम। क्या सबको समझ में आ रहा है बेटा? तो पूरा सेम ही है। बोलो। यस सर आ गया। ये एनालिटिकल तरीका है, ये मैथमेटिकल तरीका है। चाहे दोनों एसिड ऐड किए जाए, चाहे दोनों बेस ऐड किए जाए, दोनों में ही कॉन्सेप्ट सेम रहता है। लेकिन अब जो अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है वो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा। ये रब कर दूं, नोट कर लो अगर करना है। पर दोनों तो सेम ही था, एसिड और बेस। सर एसिड और बेस तो सेम ही था, जैसे आपने बताया कंटेनर वाला। हाँ, अभी जो देखा तो हमने यही देखा कि एसिड है या तो बेस है। अब अगला जो करने जा रहा है उसमें या तो एसिड है या तो बेस है। ठीक है, ठीक है सर। रब करें इसको। हाँ सर 1 मिनट। सर न्यूट्रल भी आ सकता है क्या? क्या बेटा? सर एसिड और न्यूट्रल नहीं, न्यूट्रल तो वही वाटर हो गया। वाटर आ सकता है। अगर न्यूट्रल चीज जो डालोगे वो सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाएगी। सर बस वो ऐड कर देंगे वॉल्यूम नीचे। हाँ, वॉल्यूम बढ़ाएगा। इसको रब करो बेटा। यस सर। एंड सर ये हमेशा 2 पे ही काम करेगा, मतलब अगर 3 मतलब मान लीजिए 3 कितने भी रन तो बस ऐड होते जाएंगे। हाँ, अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ठीक है सर। यहाँ पे हमारे पास एक एसिड है, एक कंटेनर में एसिड है, एक कंटेनर में बेस है। अब ये न्यूट्रलाइज करेंगे एक दूसरे को, तो एसिड बेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो कोई एक ज्यादा होगा या कोई एक कम होगा। उसके बेसिस पे क्या उसका नॉर्मेलिटी या वॉल्यूम होगा वो हमें निकालना है। सर स्क्रीन चली गई। तो स्क्रीन नहीं दिख रही। ये आपको केस दिया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो ये एसिड होगा या तो ये बेस होगा, कुछ भी हो सकता है ना। डिपेंड किस पे करेगा, वॉल्यूम, किसके ग्राम सर कंसंट्रेशन। हाँ, किसका ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है। अगर एसिड के ज्यादा हुए तो एसिड और बेस के ज्यादा हुए तो बेस। तो अब इसमें केस वन इफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज मोर, मतलब मैं कह दूं इफ N1V1 इज ग्रेटर देन N2V2, अगर ऐसा है तो आपकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। यस या नो? केस 2 इफ N2V2 इज ग्रेटर देन N1V1, तो क्या होगा, N इज इक्वल टू क्या होगा, N2V2 माइनस N1V1 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। यस या नो? यस सर। केस 3 हो सकता है, वो क्या, इफ N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ठीक है, समझ रहे हैं? यस सर। 0 N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ये केस है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। मतलब एसिड बेस का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जा रहा है, तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2 लगा देना, सिंपल, किसी एक की नॉर्मेलिटी निकल जाए। तो अपने को ये केस तो हम आगे पढ़ेंगे, अभी जब हम टाइट्रेशन पढ़ेंगे तो इस केस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी अपन इन दोनों केस पे कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं जहां पे कोई एक ज्यादा या कोई एक कम हो। अब इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। मान लो एक आपने HCl ले लिया और एक आपने NaOH ले लिया, ये दोनों रिएक्ट हो गए NaCl। सर दिख नहीं रहा है सर। सर दिख नहीं रहा है, अच्छा, सर बहुत ऊपर है। ओके ठीक है।
अगर मान लो हमने एक ले लिया HCl और एक ले लिया NaOH, तो ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और क्या बनाएंगे NaCl प्लस वाटर। जब भी एसिड बेस होगा तो आपस में रिएक्ट ही करेगा। मान लेते हैं कि इसका नॉर्मलिटी N1 था, वॉल्यूम V1 था, और इसकी नॉर्मलिटी N2 थी, वॉल्यूम V2 था। करेक्ट, ये मान लेते हैं। अब अगर ऐसा हो जाएगा तो आप बताओ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, या हम H प्लस कहते हैं, वो कितने आएंगे? N1 V1 आएंगे कि नहीं? बोलो। यस सर। ऐसे ही ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, वो आपके OH माइनस, वो क्या होंगे? N2V2। यही होगा ना। अब बताओ अगर इनमें से N1 V1 ज्यादा है तो ये रिएक्शन में जो कम होगा वो लिमिटिंग होगा कि नहीं? यस सर। लिमिटिंग होगा। अगर मान लो N1 V1 ज्यादा है तो N2V2 लिमिटिंग होगा। N2V2 लिमिटिंग होगा। अगर ये लिमिटिंग है तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या होगा? रिमेनिंग केस N1V1 माइनस N2V2, रिमेनिंग H प्लस, वो क्या आ जाएगा? N1V1 माइनस N2V2। रिमेनिंग ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस, रिमेनिंग ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस, वो क्या आ जाएंगे? N1V1 माइनस N2V2। यस या नो? यस सर। तो बेटा नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी? टोटल ग्राम इक्विवेलेंट जो रह चुके हैं वो क्या रह गए हैं? N1V1 माइनस N2V2 यही रह गए हैं, और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। केस 2 जो हमने यहाँ पे किया हुआ है, तो रिमेनिंग जब केस 2 होगा तो रिमेनिंग ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा? N2V2 माइनस N1V1। इतने ग्राम इक्विवेलेंट रह गए हैं, बट टोटल वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 ही है। तो हमारी नॉर्मलिटी क्या आ जाएगी? N2V2 माइनस N1V1 और डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। यस या नो? यस सर। यस सर। तो ये फॉर्मूले कैसे बने उसको मैंने यहाँ पे प्रूव करके बता दिया कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। यस या नो बेटा, समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। सर अब इसको नोट करना चाहो कर लो। अब क्वेश्चंस करेंगे हम इसके बहुत सारे। सर अगर दोनों सर जैसे ग्राम रिमेनिंग है सर, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस, मतलब OH माइनस बड़ा है सर, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में है। मतलब देखो ये OH माइनस, अगर यहाँ पे कह रहा है रिमेनिंग ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस, मतलब HCl बच गया है, NaH पूरा खत्म हो चुका है। हाँ, मतलब तभी वो फॉर्मूले लग रहे हैं जो साइड के आपने बताए थे। यस, ये वाला फॉर्मूला तभी लगेगा और ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा। करेक्ट है? ठीक है सर। H प्लस में यस सर, H प्लस में NaOH पूरा खत्म हो जा रहा है, तभी तो रिमेनिंग है। देखो आपने HCl और NaOH की रिएक्शन कराई यार। बैटरी, एक मिनट रुको जरा, बैटरी खत्म हो गई। आ रहा बेटा सबको? दिख रहा है? यस सर। हाँ, ये देखो हमने एक जगह में ले क्या लिया? HCl लिया, एक जगह में क्या लिया? NaOH लिया। अब उन दोनों को ऐड कर दिया। NaOH कम था, खत्म। अब वो NaCl में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रल। यस सर। तो अब वो क्या कर रहा है? वॉल्यूम ही बढ़ा रहा है और कुछ तो काम कर नहीं रहा है। ठीक है। अब क्या होगा? सिर्फ कौन बचा है? HCl बचा है। अब HCl कितना बचा है वो हमको पता चल गया। कितना बचा है? N1V1 माइनस N2V2। मान लो 5 ग्राम इक्विवेलेंट इसके थे, 3 ग्राम इक्विवेलेंट इसके थे, तो 5 इसके थे, 3 इसके थे। तो बताओ ये लिमिटिंग है, तो 3 खत्म हो गया, तो ये कितना बचा? 2 ग्राम इक्विवेलेंट बचेगा कि नहीं बचेगा? यस सर। और 2 ग्राम इक्विवेलेंट बचा और डिवाइड बाय वॉल्यूम कर देंगे, तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, उसकी नॉर्मलिटी आ जाएगी। क्या बात सही है? हाँ सर, बात सही है बिल्कुल। बिल्कुल। अब एक क्वेश्चन कर लें? यस सर। यस सर। सर राइट वाला मत मिटाइएगा। ठीक।
थोड़ा जल्दी करा दीजिए, नेट खत्म हो रहा सर सर हम लोग अपॉन 1000 नहीं करेंगे क्योंकि पर लीटर होता है सर और क्वेश्चन में ml में दिया होता है। अब वो डिपेंड करेगा सिचुएशन में क्या दिया है। वॉल्यूम मतलब कुछ भी हो सकता है, एमएल में हो सकता है और वो लीटर में हो सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया अगर ऊपर ऊपर आपके मिली इक्विवेलेंट है या मिली मोल्स हैं तो नीचे वॉल्यूम एमएल में रख सकते हो। देखो कैसे इसको मैंने प्रूव किया था, फिर से प्रूव कर देता हूँ, बार बार भूल जाते हो। मोलरिटी इक्वल टू मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। अगर ये मोल्स है, मान लो अभी एक क्वेश्चन करके दे, अभी आपने हमने क्वेश्चन किया, अभी इसी क्वेश्चन में करके बताता हूँ, ठीक है? यही क्वेश्चन अभी प्रूफ कर दूंगा मैं, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसी प्रूफ कर दूंगा, आपका जो कंफ्यूजन है खत्म हो जाए। यहाँ पे आपको दिया है 100 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH प्लस 0.2 नॉर्मल NaOH एंड 200 ml ऑफ 0.3 नॉर्मल CaOH का होल ट्वाइस। ये दोनों दिए हैं। फाइंड फाइनल नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। फाइनल नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन फाइंड करना। अब देखिए बेटा इसमें क्या करें। और ये तो दोनों बेस वाला केस हो गया। चलो बेस वाला ही पहले कर, ठीक है, फिर ऐसे बेस वाला। अभी यहाँ पे ये आपके दोनों ही NaOH हैं, तो अब नॉर्मलिटी का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? N1 plus N2 divided by V1 plus V2 तो ऐड हो जाएंगे कि नहीं? Yes sir. ऐसे दोनों ऐड। अभी मैंने एसिड बेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लिया, अभी मैंने बेस वाला कॉन्सेप्ट लिया। क्लियर? अगर हम यहाँ पे नॉर्मलिटी निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? 0.2 into 100 और प्लस 0.3 into 200 और डिवाइडेड बाय 100 plus 200। सीधा नॉर्मलिटी आ गई कि नहीं आ गई सर। ये बताओ ऊपर कितना वैल्यू आएगा? 80 आएगा और डिवाइड बाय Yes sir. 300. 4/15/30 आ गया। ये क्या आएगा? मोल पर लीटर आएगा। करेक्ट सर ग्राम इक्विवेलेंट। यस सर ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर आएगा। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अभी आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन। फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एनालिटिकल वे है इसका? एनालिटिकल तरीका भी तो है, यही तो किया हुआ है एनालिटिकल तरीका। मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है ना हम लोग ने। हाँ मैंने तो हमेशा फॉर्मूला लगाया, लेकिन आप एनालिटिकल तरीका भी कर सकते हो। कैसे करोगे एनालिटिकल तरीका? आप निकालो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH फिर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaOH, दोनों को ऐड कर दो, टोटल इक्विवेलेंट आ जाएंगे। टोटल इक्विवेलेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक करके बताओ सर। बता चलो इसको देख लो। अच्छा भाई अगर हम यहाँ पे देखें NaOH से तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH क्या आएंगे? N1 into V1, N1 है 0.2, वॉल्यूम है 100, कितना आ गया? ये आपके मिलीग्राम इक्विवेलेंट होंगे। कितना आ जाएगा? 20 मिली इक्विवेलेंट। यस या नो? यस सर। ऐसे ही आपके मिली इक्विवेलेंट ऑफ CaOH का होल ट्वाइस कितने आएंगे? N2V2, वो कितने आएंगे? 0.3 into 200, ये कितना आ जाएगा? 60 मिली इक्विवेलेंट आ जाएंगे कि नहीं? यस सर आ जाएंगे। अब बताओ टोटल मिली इक्विवेलेंट कितने हो गए? 80। 60 plus 20 80 मिली इक्विवेलेंट हो गए। टोटल वॉल्यूम कितना है? 100 वहां से आया, 200 वहां से आया, 300 ml। अब देखिए दोनों के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जो बच्चा पहले क्वेश्चन कर रहा था, नॉर्मलिटी क्या होगा? नॉर्मलिटी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml। ठीक है? यस सर। अब मिली इक्विवेलेंट आपके 80 है और डिवाइड बाय 300। अरे हम इसको ऐसे ही करते हैं,
नॉर्मलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, यही मैंने बताया आपको, मिली इक्विवेलेंट पूछ यही तो बताया ना। यस सर। यस अब बताओ ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास अगर दिए हैं यहाँ पे और ये तो हमारे पास मिली इक्विवेलेंट आ रहा है, तो मिली इक्विवेलेंट को ग्राम इक्विवेलेंट में कैसे चेंज करेंगे? 80 इंटू 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे कि नहीं? बेटा जिसने क्वेश्चन किया था ध्यान दो, यस या नो? यस सर। सर पर इसमें तो और डिवाइड बाय वॉल्यूम आपका 300 ml दिया है, तो 300 इंटू 10⁻³ लीटर कर दो कि नहीं? अब बताओ 10⁻³ कट गया, क्या सीधा आपको वही आया 80/300 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर? बोलो सही है? आ गया सर। और इसी को मैं ऐसे कर रहा था, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट रख दिया था 80/300, क्या वही आया आपका? हाँ सर वही आ गया। अभी जो पूछ रहा था उसको आंसर आ गया, और जो एनालिटिकल तरीके से पूछ रहे थे उसका भी तरीका समझ में आ गया कि नहीं? आ गया सर, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें सर कल करेगा सर बस सर आज के लिए सर कराइए सर। नहीं, एक क्वेश्चन तो कराना, एक क्वेश्चन कराना के बाद कराइए सर, कराइए सर ये करा दिया। एसिड बेस सर इसके बाद टाइट्रेशन शुरू हो। यस, इसके बाद अगली क्लास टाइट्रेशन की होगी, लास्ट क्लास होगी वो। देखो बेटा इस चैप्टर की, अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपका एक क्वेश्चन दिया है 100 ml ऑफ 0.2 मोलर 0.2 नॉर्मल HCl प्लस 200 ml ऑफ 0.3 मोलर H2SO4, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंट दे रहा हूं, एक में नॉर्मलिटी एक में मोलरिटी है, करेक्ट। और क्या कह रहा है, प्लस 300 ml ऑफ वाटर, इन तीनों को ऐड किया गया। फाइंड नॉर्मलिटी, अरे यार ये मैं बेस करना भूल जाता हूं, यहाँ पे 100 ml ऑफ NaOH करना, ठीक है। 100 ml ऑफ NaOH है और ये 200 ml ऑफ 0.3 मोलर H2SO4 है। फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको फाइंड करना। अब देखिए बेटा इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे अपने को सिंपल नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, तो एनालिटिकल तरीके से कर लो चाहे आप फॉर्मूले से कर लो। तो पहले मैं एनालिटिकल तरीका बता दूं। यस सर, एनालिटिकल। हाँ, आप बताओ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH क्या होंगे, या ग्राम इक्विवेलेंट में ही सॉल्व करते हैं, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH क्या होंगे? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, यस या नो? यस सर। और नॉर्मलिटी कितनी है 0.2, वॉल्यूम कितना है 100, 20 मिली इक्विवेलेंट आ गया कि नहीं? आ गया सर। यस ऐसे ही मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 मतलब एसिड जो है आपका। अब देखिए यहाँ तो मोलरिटी दी है लेकिन हमको मिली इक्विवेलेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, मोलरिटी इनटू n फैक्टर इनटू वॉल्यूम कर दें। हाँ सर। यस सर। यस या नो? तो मोलरिटी आपको कितना दिया है 0.3 और उसका n फैक्टर कितना है 2 और वॉल्यूम कितना है 200, बताओ कितना है? 120 मिली इक्विवेलेंट आएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। इसमें एसिड ज्यादा है कि बेस? एसिड। फाइनल सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा कि नहीं? हाँ सर, एसिडिक होगा। तो रिमेनिंग मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड वो कितने हो जाएंगे, 120 माइनस 20 कितने आ जाएंगे? 100 यस या नो? यस सर। यस सर। अब नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट आपके 100 इंटू 10⁻³ है सर, मिलीलीटर होगा ना, VS वॉल्यूम सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अरे मैं लीटर में ही कर रहा हूँ इसी। अच्छा कन्वर्ट, ठीक है सर, ठीक है कन्वर्ट कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बताओ? 600 इंटू 10⁻³ 100 यहाँ से 200 यहाँ से 300 वाटर से आ रहा है, कितना हो जाएगा?
600 600 into 10 power minus 3 लीटर, ये ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 1/6 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यस या नो? यस सर। अब इसी को मैं डायरेक्टली फॉर्मूले से सॉल्व कर रहा हूँ। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होगा? N1V1, बट दूसरे वाले केस में N2V2 डिवाइडेड बाय N1V1 माइनस N2V2 और डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अब बात तो समझिएगा, हम ऐसे ही लगाते हैं ना, निगेटिव आएगा, हम समझ जाएंगे क्या गड़बड़ है। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे N1V1 की जगह पे हम क्या रखेंगे? क्या रखेंगे? सर पहले वाले में तो हो जाएगा सर N2V2 में क्या? 0.2 into 100 और N2V2 कौन है? ये है, तो इसमें आपका मोलरिटी दी है तो 0.3 into 2 into 100, क्योंकि नॉर्मलिटी की जगह पे मोलरिटी रखेंगे ना, मोलरिटी इंडियन फैक्टर आ जाएगा। ठीक है वो 200 होगा। हाँ, यहाँ पे 200, यस, और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 100 प्लस 200 प्लस 300, यस या नो? यस सर। अब ये देखोगे तो आपको निगेटिव में आएगी, -1/6। यस सर, नेगेटिव में आएगा -100/600, यस या नो? यस सर। तो क्या समझ जाना है कि जो हमने पहले लिया था एलसीबी बेस, मतलब ये सॉल्यूशन बेसिक नहीं है, इसमें ग्राम इक्विवेलेंट किसके ज्यादा है? एसिड। बात समझ में आ रही है? और चाहे तो यहाँ मॉड लगा लो। यस सर। क्योंकि भाई कैलकुलेट करने के बाद ही पता चलेगा ना किसके में इक्विवेलेंट ज्यादा है। समझ गए सर, माइनस समझ गए, समझ। यस सर। अगर दोनों सर एक की नॉर्मलिटी पता है, दूसरे की निकाल लें, तो जिसकी नॉर्मलिटी ज्यादा होगी फिर हम पता लगा सकते हैं कि क्या पहले रखना है क्या बाद में रखना है। उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उससे कम टाइम लगेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ सर ये वो एसिड उसमें 0.3 into 2 कहाँ से आ गया सर? आपने किया ना 0.3 into 2। एन फैक्टर हाँ सर, नॉर्मलिटी नहीं दी है। यस। जब मोलरिटी नहीं दी होती तो ये नॉर्मलिटी कैसे निकालोगे? मोलरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम से निकालोगे। यस सर। सर खत्म हो गई ना फिर आज की क्लास? अब समझ में आया कि नहीं बेटा जो पूछ रहे थे ये मोलरिटी वाला कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। आ गया सर। हाँ सर, नॉर्मलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती? नॉर्मलिटी कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, यस नहीं हो सकती है। नेगेटिव होगी तो पता चल और सर जीरो? यस सर, जीरो जीरो हो सकती है। सर कब मोल जीरो हुए तो सर सब्सटेंसी नाउ। सर अभी एक केस हुआ था जिसमें N1 कभी होगा नहीं कि मोल जीरो होंगे, क्योंकि आप ना कुछ तो सोल्यूट ऐड करोगे ना। यस सर। सर अभी एक केस हुआ था, केस 3 में आपने बताया था कि टाइट्रेशन में डिस्कस करेंगे, उसमें तो नॉर्मलिटी 0 होनी चाहिए। केस 3 था वो। बेटा बात ये आती है कि नॉर्मलिटी किसकी 0 होनी चाहिए। वहां पे नॉर्मलिटी किसकी, किसका आपका नॉर्मलिटी या OH माइनस, वो H+ और OH माइनस की 0, क्योंकि H+ और OH माइनस बचे ही नहीं तो उसकी नॉर्मलिटी क्या निकालेंगे? पूरा H+ डाला, पूरा OH माइनस डाला, सब कंबाइन हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो गया, तो H+ OH माइनस खत्म हो गया ना। समझे बेटा? यस सर। सर अब खत्म सर क्लास? अब तुम लोग क्या चाह रहे हो, क्लास खत्म कर दो? सारे सर खत्म। सर 11th-12th का सर ICSE ने कोर्स कम कर दिया है। 11th का किसने कोर्स कम कर दिया? 9th और 10th का किया है सर, क्या बोल रहे हो? ICSE का भी किया है। 11th का भी कर दिया है, 11th का भी कर दिया है। 9 to 12 9, 10, 11, 12 सबका कर दिया है।